एंटीसेप्टिक्स भी समझ गए थे आप लोग? क्लियर था? यस मैम। ओके, तो वन बेसिक डिफरेंस अगर कोई भी आपसे पूछता है कि डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक्स में क्या होगा, तो क्या बोलेंगे आप लोग? सर मैम एंटीसेप्टिक नहीं है, लिविंग टिश्यू पे यूज किया जाता है, और डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं वो क्या है, हम लोग वी कैन यूज ऑन लिविंग टिश्यूज, वेयर एज डिसइंफेक्टेंट्स कैन बी टॉक्सिक टू फॉर यूजिंग ऑन द टिश्यूज। गॉट इट? यस मैम। ठीक है, नाउ वी विल कम, मैंने बोला था कि अगर हम लोग पढ़ेंगे 5 लेबोरेटरी स्टेरिलाइजेशन मेथड, कि कौन कौन से लेबोरेटरीज में हम लोग स्टेरिलाइजेशन मेथड यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आएगा 5 मिनट में आता है वेट हीट, उसके बाद ड्राई हीट, देन फिल्ट्रेशन, उसके बाद सॉल्वेंट्स एंड रेडिएशन। तो डू यू अंडरस्टैंड बाय वेट हीट? वेट हीट किसको बोलते हैं? ऑटोक्लेविंग। क्या बोल रही हैं? ऑटोक्लेविंग। यस, ऑटोक्लेविंग को बोलते हैं। तो वेट हीट वैसी चीजें होती हैं जिनको हम लोग थ्रू वेपर करते हैं, इन द सेंस कि वो पानी रहता है, पानी के थ्रू उसको ये करते हैं। ऑटोक्लेव अगर आपने देखा होगा तो वो एक बड़ा सा जार होता है ऑटोक्लेव का। कहीं पे स्टेरिलाइजेशन अगर ओटी वोटी अगर आप गए होंगे, देखे होंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि वेट मेथिंग हम लोग वेट इवेपोरेट ये कैसे करते हैं, वेट स्टेरिलाइजेशन कैसे होती है। वेट हीट करने का मतलब ये होता है कि पहले पानी होता है ऑटोक्लेव में, हम लोग थोड़ा पानी रखते हैं और उसके बाद उसमें एक ड्रम रखते हैं, सो दैट कि जब वो स्टीम बने, जब ऑटोक्लेव वो बॉयल हो उसका वाटर, और एक परफेक्ट 15 पॉइंट पे समथिंग जब वो स्टेरिलाइज होता है, तब हम लोग मानते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो स्टेरिलाइज हो गया। व्हेन अगर वी यूज ऑन ओटी, स्पेशली ओटी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या फिर जो भी ओटी के टॉवल्स होते हैं, या टेट्रास जिसको बोलते हैं हम लोग मॉपिंग के लिए जो यूज करते हैं, तो ऑपरेशन के टाइम में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं वो हम लोग ज्यादातर ऑटोक्लेव ही करते हैं उसको, तो उसको हम लोग वेट हीटिंग बोलते हैं। ड्राई हीटिंग मीन्स बर्निंग या बेकिंग। तो जिस चीज को हम लोग फ्लेम करते हैं, कभी कभी देखिएगा कि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि ऑटोक्लेव करने का, कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग ये कर देते हैं, फ्लेम कर देते हैं। फ्लेम करने का क्या मतलब होता है? इसको स्प्रिट डाल दिए इंस्ट्रूमेंट्स पे, ठीक है, स्प्रिट डाल के उसको फिर इसको फ्लेम कर दिया। स्प्रिट तो जलने वाली चीज होती है, तो इस तरह से हम लोग मानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट भी डिसइंफेक्ट हो गया होगा, नाउ इट इज स्टेरिलाइज्ड एंड इट इज रेडी टू यूज। क्लियर? क्लियर है ना? यस मैम। ओके, मुझे एक ही आवाज आ रही है, 16 पार्टिसिपेंट्स हैं और आवाज एक ही आई है। कोई बात नहीं, आई शुड गो विद द साउंड। आपको समझ में आ गया वेट हीट और ड्राई हीट के बीच में डिफरेंस? ओके, तो मैम ये जो ड्राई हीटिंग करेंगे तो इसमें मान के चलेंगे स्टेरिलाइज हो गया होगा, तो उसका स्टेरिलाइज होने का क्यों परसेंटेज चलेंगे? पहले हम लोग करेंगे तभी तो मानेंगे ना। तो इसमें फिर ये खतरा नहीं रहेगा कि थोड़ा सा भी अगर बच गया हो तो जिस चीजों को, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग वेट हीट नहीं कर सकते हैं, तो उन सब चीजों पे हम लोग ड्राई हीट यूज करते हैं। दीज आर द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस फॉर आपको कमर्शियल पर्पस। जो भी कमर्शियल पर्पस होता है वो वहां पे आपको करना होता है। और ज्यादातर आपको क्या डील करना होगा? जख्म से डील करना है, वुंड से डील करना है, ओके, या ऑपरेशन करना है। तो वहां पे तो आप ड्राई हीट नहीं करेंगे ना, फ्लेम तो करेंगे नहीं वो एरिया को डिसइंफेक्टेंट करने। सपोज दैट अगर आपको यहाँ पे इंजेक्शन देना है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे स्प्रिट ही लगाएंगे ना। सबसे बेसिक चीज है, आपने देखा होगा अगर कभी किसी को आईएम अगर इंजेक्शन लगता है तो उस एरिया को उतने दूर हम लोग डिसइंफेक्ट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? तो वो हम लोग स्प्रिट यूज करके करते हैं। तो ऑब्वियसली तो ये चीज है कि इंस्ट्रूमेंट्स को ही हम लोग ड्राई हीट करते हैं या फ्लेम कर सकते हैं उस चीज को। समझ गए? यस सर। और फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि माइक्रोब्स इसमें मरते नहीं, इसमें हम लोग रिमूव कर देते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ये समझ लीजिए। वेट हीट में, ड्राई हीट में माइक्रोब्स जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, बट फिल्ट्रेशन में वो किल नहीं होंगे। गॉट इट? फिल्ट्रेशन में क्या होता है? इट अलाउज द एक्सक्लूजन। वो जो पोर्स होते हैं, एक बोलना है किसी को कुछ? ओके, फिल्ट्रेशन इट अलाउज द एक्सक्लूजन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक्सक्लूजन मतलब क्या होता है? एक्सक्लूड करना मतलब क्या होता है? अलग कर देना, ठीक है। इंक्लूड मतलब क्या होता है कि जैसे देयर आर सो मेनी पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडेड इन द क्लास। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में फर्क समझ में आता है आप लोगों को? एक्सक्लूजन मतलब अलग करना और इंक्लूजन मतलब जोड़ना। यस, तो इंक्लूजन मतलब होता है अलग करना। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है? इट डजंट किल द माइक्रोब्स। ये याद रखिएगा आप कि ये जो होता है ना, कि ये किल नहीं करता बट ये रिमूव कर देता है।
तो वही इट अलाउज द एक्सक्लूजन अपॉन द बेस्ड अपॉन द साइज ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म का साइज होगा, ऑर्गेनिज्म में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म, मैंने कल भी बात की, नॉट नेसेसरी कि सिर्फ बैक्टीरिया हो, हम लोग फंगस के बारे में भी बात कर सकते हैं और वायरसेस के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी बैक्टीरिया जो भी हैं, वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं, उनको फिल्ट्रेशन की बात हो रही है, तो वो डिपेंड्स अपॉन द साइज। तो वो फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं कि एक टाइप का छलनी होता है, छलनी जैसे देखा है ना, जैसे हम लोग मैदा चालते हैं या कुछ भी घर में ऑब्वियसली देखा होगा आटा चालते हुए, तो क्या होता है कि जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो साइड हो जाते हैं और जो छलनी से छोटे या उसके बड़े साइज के होंगे अकॉर्डिंग टू दैट सीव, आप देख सकते हैं, सीव समझते हैं ना, छलनी को ही बोलते हैं। तो क्या होता है वो सेपरेट हो जाता है, तो कुछ पार्ट छलनी के ऊपर आ जाता है, कुछ पार्ट छलनी के नीचे जाता है। तो वो तो देखा ही होगा, वो सिंपल सा प्रोसेस है, सबने देखा होगा। यस मैम। छलनी का बेस्ट एग्जांपल आप चाहे छलनी भी बोल सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा रोजे की वजह से। तो चाय छलनी में क्या होता है, चाय पत्ती ऊपर हो जाती है और पानी नीचे चला आता है ना। यस। तो वैसे ही फिल्ट्रेशन में भी हम लोग वही करते हैं, जो माइक्रोब्स का जो ये होता है डिपेंड्स अपॉन द साइज, और फिल्ट्रेशन का भी साइज होता है कि हम कौन सा फिल्टर यूज कर रहे हैं, किस टाइप का माइक्रोब्स है वो देखना होता है। ये सारे लैब में ही हो पाएगा, आप ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आप जनरली अपने पास नहीं कर सकते हैं, ये जो मैम ठीक है। ये लैब में ही अगर आप स्टरलाइज कर सकते हैं। इसमें कौन सी चीजें स्टरलाइज होती हैं आपकी, सपोज दैट इसमें आपकी एंटीबायोटिक्स हो गए या विटामिन हो गए, उसको इस तरह से स्टरलाइज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पानी में डालेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, तो यूज नहीं हो पाएगा। और ड्राई हीट में उसको तो हम कर नहीं सकते ना, एंटीबायोटिक्स या कोई भी दवा होगी उसको हम जला थोड़ी देंगे। तो दिस फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज यूज्ड। गॉट इट? क्लियर? So it is used for the removal of microbes from the solution that cannot be easily treated in other surfaces. Clear है? Now the fourth comes solvents. Solvents किसको बोलते हैं? Solvent solutions जैसा पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। Solvent हम लोग किसी चीज को मिक्स करके पानी में अगर बनाते हैं तो उसको ही solvent कहते हैं। जरूरी नहीं कि कोई एक चीज पानी में ही मिले, कोई दो केमिकल्स को भी हम आपस में मिला के उसको solvent बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ओटी में यूज करते हैं, आपने लाइजॉल देखा होगा या उसका नाम सुना होगा। तो लाइजॉल होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि नाइफ्स रख देते हैं या सीजर्स रख देते हैं, तो उसको ये चीज सोचा जाता है कि 10 से 12 घंटा अगर आप सॉल्वेंट में उसको रखते हैं तो वो चीज स्टेरलाइज है एंड इज रेडी टू यूज। क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर? आज मैं स्लो बोल रही हूँ या अभी आप लोगों को क्लियर नहीं है? क्लियर है मैम। ओके, नाउ कम्स द फिफ्थ पार्ट इज रेडिएशन। रेडिएशन किसको बोलते हैं? रेडिएशन यूवी लाइट से ही होता है। जैसे कि कोई लाइट होता है उसको, फिर अगर मान लीजिए ओटी में हम लोग यहाँ काम हुआ या कोई वर्क किया, उसके बाद हम लोग को उसको रेडिएशन के थ्रू पूरा का पूरा सरफेस जो होता है उसको हम लोग स्टरलाइज करते हैं। जैसे मरकरी आपने देखा होगा, पहले जमाने में जो मरकरी यूज होती थी वो उसी टाइप से ही रेडिएशन लाइट होती है, उससे यूवी लाइट्स निकलती है। रेडिएशन के थ्रू क्या होगा, यूवी लाइट्स निकलेगा जिससे कि पूरा एरिया जिसको हमको स्टरलाइज करना है वो पूरा का पूरा एरिया स्टरलाइज हो जाता है। So 5 laboratory sterilization method is completed. It is clear for all of you? Yes, ma'am. Okay. Now comes the classification. Classification of disinfectants. तो कितने तरह के क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं या कितने तरह के डिसइंफेक्टेंट्स हो सकते हैं और उसको हम लोग कैसे कैसे यूज करेंगे, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आएगा आपका एसिड आएगा, फिर अल्कोहल्स आएगा, एल्डिहाइड्स आएगा, सर्फेक्टेंट्स आएगा, फिनॉल डेरिवेटिव्स है, हैलोजेंस है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, डाइज एंड मेटालिक सॉल्ट्स। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन यू कैन राइट इट डाउन कि इतने सारे 9 क्लासिफिकेशंस इसके होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स के होते हैं। मैम फोर्थ वन। एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, surfactants, phenol derivatives, Nishat Afza, a new batch. Okay. Yes, ma'am. Farhat Shamim, your video is not there. Okay. मोहम्मद शमशाद आलम, शमशाद आलम आपका वीडियो नहीं आ रहा है।
आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस करते करते कैमरा एडजस्ट करना भी सीख ही जाइए। अब थोड़े दिन तो आपकी क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही है। Phenol derivatives, then halogens, oxidizing agent, dyes. Halogens, oxidizing agent, dyes, and metallic salts. So 9 classifications आप लोगों को समझ में आ गया ना? Should I repeat it once again? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Acid, alcohols, aldehyde, surfactants, phenol derivatives, halogens, oxidizing agents, dyes, and metallic salts. Clear? These are the classifications of disinfectants. Now first comes the acid. अब हम लोग one by one सबको ये करेंगे। इसलिए अभी तक लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो एसिड्स में 3 तरह के एसिड्स आएंगे। बोरिक एसिड होगा, उसके बाद बेंजोइक एसिड होगा एंड सैलिसिलिक एसिड होगा। तो बोरिक एसिड जो होता है ना, वो यूज एज अ प्रिजर्वेटिव्स इन लैब में जो प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे अगर हम लोग यूज करते हैं वो बोरिक एसिड को ही यूज करते हैं। उसके बाद आपका आएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में क्या होता है कि उसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो यूज करते हैं टू इरिगेट ब्लैडर, और उसके बाद आईज के इरिगेशन में भी हम लोग उसको यूज करते हैं। इरिगेशन मतलब समझते हैं? जी नहीं मैम। क्या कहा? नहीं मैम। इरिगेशन नहीं समझते हैं? इरिगेट मतलब होता है जैसे पानी पटाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? खेत खलियान में पानी पटाते हैं तो इसको इरिगेशन बोलते हैं। जी जी। तो ठीक है, किसी चीज को वॉश करना, इरिगेट करना तो पानी से भी करते हैं और कभी कभी किसी सॉल्यूशन से भी करते हैं उसको स्टेरलाइज करने के लिए। ठीक है, तो ब्लैडर को इरिगेट करेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर है आइस को इरिगेट करेंगे। फिर लार्ज वुंड जो होता है, जो बड़े बड़े जख्म होते हैं, छोटे छोटे नहीं, जो बड़े बड़े जख्म होते हैं जिनकी ड्रेसिंग की जरूरत होती है, तो वो ड्रेसिंग में भी हम लोग इरिगेशन करते हैं। तो इरिगेशन करने का क्या मतलब होता है? इसमें हम लोग बेंजोइक एसिड का जो सॉल्यूशन होगा वो डालेंगे और उससे डाल के उसकी सफाई करेंगे। इरिगेशन क्लियर है? Yes, ma'am. थर्ड एसिड क्या है मैम? Then comes salicylic acid. Salicylic acid is Ma'am, used as ये a dusting connection- powder. Salicylic acid जो होता है वो एज अ डस्टिंग पाउडर ही हम लोग उसको यूज करते हैं। क्या कहा? फिर से रिपीट कीजिए सैलिसिलिक एसिड के बारे में क्या बताइए। हाँ, तो थर्ड पॉइंट वाज दिस सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड हम लोग कहाँ यूज करते हैं? इट इज यूज एज अ डस्टिंग पाउडर, यानी तो उसको ऑइंटमेंट भी हम लोग यूज करते हैं। उसको ऑइंटमेंट फॉर्म में भी आता है, 2% ऑइंटमेंट आता है उसका, हम लोग वो भी यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे? ऑब्वियसली हेल्दी स्किन में तो यूज करेंगे नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट द वुंड्स ओवर हियर। ठीक है, कि अब हम लोग किस तरह से सामान को स्टेरलाइज कर सकते हैं या डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, या जो जख्म हो गया तो उसको हम लोग कैसे उसका बैक्टीरियोसाइड्स जो करना होगा, या वहाँ पे जो डेड टिश्यूज है उसको हम लोग को वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ रोकने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। तो ये चीज माइंड में आप लोगों के क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सैलिक एसिड इज यूज एज अ डस्टिंग पाउडर और 2% ऑइंटमेंट। उसको हम लोग 2% ऑइंटमेंट में यूज करेंगे या डस्टिंग पाउडर की तरह इसको यूज करेंगे। सेकंड कम्स अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का कोई बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को पता है क्या है? Ethanol. स्प्रिट क्या है? व्हाट इज स्प्रिट? आइसोप्रोपेनॉल। तो पूरा बायोकेमिस्ट्री याद आ जाएगा, लेकिन स्प्रिट क्या है वो नहीं पता। इथेनॉल। स्प्रिट भी तो अल्कोहल ही है ना, डेरिवेटिव है ना अल्कोहल का।
अभी जो जी। सैनिटाइजर हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें कितना % स्प्रिट रहता है? जो बोला जा रहा है कि कोविड टाइम है जिस वजह से आप लोग की क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई है, तो सैनिटाइजर में कितना % मिनिमम उसमें अल्कोहल होना चाहिए? 70%। 70% है। 65%। वो आप लोग कल पता कर लीजिएगा, मैं पूछ लूंगी आपसे दैट, उसका आंसर मैं अब आज नहीं दूंगी। तो हम लोग जो एंटीसेप्टिक एज अल्कोहल यूज करते हैं उसमें मिनिमम 60 to 90% ऑफ अल्कोहल होना चाहिए, कंसंट्रेशन उसका होना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग यूज करते हैं। स्पिरिट में जैसे होगा 60 to 90% अगर उसमें अल्कोहल होता है तभी वो फ्लेम हो पाता है। देखते नहीं है स्पिरिट को अगर हम लोग जलाते हैं तो फौरन बहुत जल्दी जल जाता है, वो चीज देखे है ना। तो इसका यूज भी हम लोग को जी। बहुत इस्तेमाल भी जो करते हैं हम लोग बहुत प्रिकॉशन लेके ही करना पड़ता है, क्योंकि अल्कोहल आर हाईली इन्फ्लेमेबल। तो वो हाईली फ्लेमेबल होते हैं, तो जहाँ पे ईथर का इस्तेमाल होता है वहाँ पे जैसे कि ईथर में अल्कोहल होता है, अगर हम पेशेंट को बेहोश ईथर से कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग कॉटरी का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हाईली ये होता है ना, फ्लेमेबल होता है, तो जलने का उसमें बहुत डर होता है। इसलिए हम लोग पहले इंश्योर करते हैं कि जब भी हम कॉटरी यूज करेंगे, ओटी में कॉटरी यूज करते हैं। कॉटरी समझते हैं आप लोग? जी नहीं। Cautery is the process to coagulate या to cut, उसमें यूज इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं ओटी में एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन। कभी यूज करना होता है, कभी ओटी में किसी के जाइएगा तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे कॉटरी है, तो वहाँ पे फिर हम लोग ईथर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जब ईथर का इस्तेमाल करेंगे तो कॉटरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बीइंग एन मेडिकल स्टूडेंट आप लोग भी जाके कल अपना ओटी कभी स्टैब्लिश करेंगे तो ये चीज को याद रखिएगा। तो अल्कोहल किसलिए, इसलिए अल्कोहल का सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि इट इज फ्लेमेबल, तो ये चीज दिक्कत होती है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि इसकी एक्टिविटीज जो स्पोर्ट्स पे होती है वो बहुत पुअर होती है। क्लियर? नहीं समझे लास्ट क्या बोली ना। स्प्रेड की एक्टिविटी ऑन स्पोर इज वेरी पुअर, समझ रहे हैं? स्पोर्ट्स किसको बोलते हैं? कल मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट डज स्पोर एक्चुअली मीन, स्पोर किसको बोलते हैं? एक कैरियर की तरह काम करता है, एक हाईली रेजिस्टेंस सब्सटेंस है। होता है, तो क्या तो मेटाबॉलिकली वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है, इनएक्टिव स्टेट में रहता है। उसमें जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो स्पोर कैन जर्मिनेट विद इन हाफ एन आवर, तो वो विद इन 20 to 30 मिनट्स अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज स्पोर्स होती है, ठीक है। तो वही बता रही थी मैं कि अल्कोहल जो है वो स्पोर्स पे काम नहीं करेगा। क्लियर? अब समझ में आ गया? दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ अल्कोहल, जो हम लोग बता रहे हैं आपको। ये जो डिसइंफेक्टेंट है अल्कोहल जो है, उसका डिसएडवांटेज यही है कि इट इज पुअर एक्शन इज पुअर ऑन द स्पोर्स। क्लियर? एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि इट इज इरिटेंट। ये जो अल्कोहल यूज करते हैं, तो ये स्प्रिट कभी यूज किया आप लोगों ने, कभी खुद लगाया हो तो वो देखिएगा कि कभी आपको लहर होता है लगाने पे, थोड़ा सा लहर या जलन टाइप का महसूस होता है ना, ये उसके डिसएडवांटेज में आता है कि इट इज इरिटेंट। ओके, जब भी हम लोग उसको जख्म में लगाएंगे, इसीलिए कभी घर पे भी अगर जख्म होता है, नॉर्मल से अगर कट भी जाता है, तो हम लोग स्प्रिट के बजाय हमेशा बेटाडीन यूज करते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो स्प्रिट यूज करते होंगे, जिनको बर्दाश्त की कैपेसिटी होगी वही यूज कर सकते हैं। मैंने तो कभी नहीं किया है, लेकिन दूसरा किया, पेशेंट्स पे जरूर किया है, खुद के लिए तो कभी नहीं किया क्योंकि उसमें बहुत लहर होती है। ठीक है, गॉट इट? तो क्या बोलते हैं कि ये आपका अल्कोहल जो होते हैं वो इरिटेंट होते हैं। क्लियर? एंड इट इज यूज टू क्लीन द, ये तीसरा इसका जो पॉइंट है, डिसएडवांटेज तो मैंने आपको बता दिया। यूजेस इसका ये होता है कहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए, कंट्रा इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको बता दिया, तो उसको कहाँ पे आप यूज नहीं कीजिएगा। व्हेनेवर ये आपको ओटी ही में ही ज्यादा ये काम आएगा कि जब कॉटरी यूज कीजिएगा तो याद रखिएगा, इट शुड बी इन योर माइंड कि हम ईथर का इस्तेमाल वहाँ पे ना करें। या नहीं तो फिर उसके बाद अगर स्प्रिट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको पूरा टोटली इवेपोरेट होने दें, क्योंकि स्प्रिट लगाते के साथ तो रहता नहीं है। बेटाडीन आपको अगर आप लगाइएगा तो वो रेड रेड रह जाता है, आपको यहाँ पे लगता है कि आपने बेटाडीन लगाया, लेकिन स्प्रिट लगाइएगा तो वो रहता नहीं है, इवेपोरेट कर जाता है। तो इवेपोरेट करने का आप वेट कीजिए, उसके बाद आप कॉटरी यूज कर सकते हैं।
एंड यूज होता है, इट इज यूज टू क्लियर स्किन इंजेक्शन के लिए बिफोर, वो मैंने पहले आपको बता दिया, आईएम देने से पहले या आईवी करने से पहले। आईवी समझते हैं ना, इंट्रावेनस, अभी बताया होगा, वो जो नीडल लगाते हैं। जब पानी वानी कभी किसी को चढ़ता है तो देखते हैं हमेशा स्प्रिट से यहाँ पे क्लियर करके उसके बाद ही किसी वेन में पानी लगाया जाता है। तो दैट इज द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस फॉर द स्किन, कि ये वहां पे जो एरिया में हम वर्क करने जा रहे हैं वो वहां पे क्लीन हो जाए। क्लियर? यस मैम। Okay. And second thing is that it is used in surgeries. Surgeries में भी यूज होती है। जैसे मान लीजिए जिस एरिया को हमें ऑपरेट करना है, ये तो मैंने सिर्फ आपको इंजेक्शन के बारे में बताया, जिस एरिया को हम लोग को ऑपरेट करना है वहां पे भी हम लोग इसको पेंट करते हैं। इसको सर्जरी में एक प्रोसेस होता है ना कि हम लोग डायरेक्ट सर्जरी स्टार्ट नहीं करते कि आप डायरेक्ट उसमें वो ब्लेड लगा दीजिए या डायरेक्ट आप कुछ कर दीजिए। उस एरिया को, जिस एरिया पे हम लोगों को सर्जरी करनी होती है, उस एरिया को हम लोग को बहुत प्रॉपर्ली क्लीन करना होता है। एंड देयर आर मेनी प्रोसेस। पहले हम लोग उसको सेवलॉन से क्लीन करते हैं, उसके बाद फिर स्प्रिट से क्लीन करते हैं, उसके बाद फिर बीटाडीन से करते हैं। कुछ डॉक्टर्स जो ऐसे होते हैं जो पहले बीटाडीन यूज करते हैं, बाद में स्प्रिट यूज करते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप कैसे क्लीन करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद ही हम लोग सर्जरी स्टार्ट करते हैं। सर्जरीज आर नेवर डायरेक्टली स्टार्टेड। आप लोग कभी किसी ओटी में गए हैं या ऑपरेशन देखा है? नो मैम। अगर जो भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में होंगे या जो भी जाते हैं कॉलेज में भी, तो आप लोग के वो चलता है ना, छोटी मोटी सर्जरी तो चलते रहती है ना कॉलेज में। नहीं मैम, वो तो कहाँ सर्जरी चलती है मैम, लेकिन सर्जरी नहीं चलती तो हमका भी- सेंटर है ना आपका, हिजामा चलता है ना। फिर वहाँ पे भी आप देखिएगा कि अगर कोई भी है, जो लोग भी हिजामा करते हैं तो पहले उतना दूर को स्टेराइज ही करेंगे, पहले डिसइंफेक्ट करेंगे। तो स्टेराइजेशन में क्या यूज करेंगे? वो लोग भी स्प्रिट यूज करते हो या बीटाडीन यूज करते हो? बीटाडीन यूज किए। अगर वो प्रोसेस आपने देखा होगा तो। यस मैम। जी। सेवलॉन यूज करता है मैम। तो वो तो देखा ही होगा आप लोगों ने। जी मैम, सेवलॉन। अच्छा, सैवलॉन यूज करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो यूज करते हैं ना, डायरेक्टली थोड़ी जाके उसका कप लगा देते हैं। जी मैम। मेरा बोलने का मतलब वही है कि किसी भी सर्जिकल प्रोसेस से पहले, वो भी तो आपकी सर्जरी हो गई ना वो, ठीक है? तो कोई भी सर्जिकल प्रोसेस से पहले हम लोग वहां पर के एरिया को डिसइंफेक्ट करेंगे, ओके, आइदर बाय सेवलॉन सॉल्यूशन और बाय बीटाडीन सॉल्यूशन और बाय यूजिंग ऑल द 3 सॉल्यूशंस। समझ में आ रहा है? यस मैम। नाउ कम एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स किसको बोलते हैं पता है? एल्डिहाइड ग्रुप्स किसको बोलते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप में कौन सा फॉर्मूला होता है? CHO। CHO। एक बार कंफर्म होके बता दीजिए। So now the third type of disinfectant is aldehyde. Aldehyde में क्या क्या आएगा? 2 तरह की चीजें आती हैं, फॉर्मल्डिहाइड आता है और एक जस्ट मिनट में बता रही हूँ क्या आता है। हाँ, ग्लूटाल्डिहाइड आता है, फॉर्मल्डिहाइड आएगा एंड ग्लूटाल्डिहाइड आएगा। ये 2 चीजें आपके फॉर्मल्डिहाइड्स में ही आती हैं, ओके? एल्डिहाइड्स ग्रुप में ही आएंगे। फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है कि फॉर्मल्डिहाइड से टैबलेट आते हैं। फॉर्मल्डिहाइड मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, इसको फॉर्मेलिन भी बोलते हैं, ठीक है? इट कैन ऑलवेज यूज फॉर एज अ गैसेस मेथड। कभी आपने देखा है एरिया में अभी सरकार बहुत ज्यादा कर रही होगी, फ्यूमिगेशन का नाम सुना है? जी। फ्यूमिगेशन किसको बोलते हैं? क्या करते हैं? फ्यूमिगेट करते हैं। अगर हम लोग बोलते हैं कि इस एरिया को फ्यूमिगेट कर रही है, या हमेशा देखिएगा कि जहाँ पर से कोविड पॉजिटिव पेशेंट निकल रहा हो उसको स्टेरिलाइज कर रहे हैं, तो क्या करते हैं वहाँ पे? स्टेरिलाइजेशन कैसे करते हैं? फिर उसका सैनिटाइजेशन जो बोलते हैं, आजकल बहुत ये वर्ड यूज हो रहा है कि सैनिटाइज कर रहे हैं, कैसे करते हैं? फ्यूमिगेशन मतलब धुआं देना। अभी किसी बदले में तो पहले भी वो गवर्नमेंट करती आ रही थी। यहाँ पे जिस एरिया में बहुत ज्यादा मलेरिया अगर डेंगू का टाइम होता है तो आप देखिएगा कि फ्यूमिगेट करती सरकार भी, वो नगर निगम की तरफ से आता है ना, वो धुआं जो पूरा हो जाता है, फ्यूमिगेशन उसी को बोलते हैं। वो क्यों करते हैं धुआं? जी जी। मेथड फॉर द पेस्ट कंट्रोल, ये मेथड है पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। कभी कभी आप देखिएगा कि फार्मर्स लोग भी ये करते हैं कि वो पूरा फ्यूमिगेट करते हैं, तो उसी प्रोसेस को फ्यूमिगेशन कहते हैं।
क्लियर है? हेलो, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या है? रूम टेम्परेचर पे वो गैस रहता है, इट इज यूज्ड एज अ गैस फॉर्म, ओके, सो इट इज यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन। हाथ दो। Now see what, how does formaldehyde acts? वो act कैसे करेगा formaldehyde, वो मैं बता रही हूँ। Its action is like it acts by the alkylation of chemical groups in proteins and nucleic acids। यहाँ पे मैंने जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बारे में बोला, तो कैन यू गेस कि मैं किसके प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बात कर रही हूँ? शफी अहमद has entered the waiting room, great। So acts by alkylation। alkylation मतलब आप लोग समझते हैं किसको बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप समझते हैं? अल्काइल ग्रुप किसको बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप को ऐड करना अल्काइलेशन कहलाता है। तो अल्काइलेशन ऐड ही करना तो जरूरी नहीं है ना कि हम उसको ऐड करें, किसी एक जगह से रिमूव भी तो कर सकते हैं ना। यस मैम। जिसमें आप ऐड कर रहे हैं फॉर सब्सटेंस, दो सब्सटेंस एक में आपने ऐड किया, तो पहले वाले सब्सटेंस से तो आपने ऑब्वियसली उसको रिमूव किया। तो एडिशन इज नॉट द प्रॉपर टर्म, आप उसको ट्रांसफर बोल सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ अल्काइल ग्रुप फ्रॉम वन टू अनदर। क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे? फॉर्मल्डिहाइड, हम लोग फॉर्मल्डिहाइड डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं। तो जब हम लोग डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं तो वो वहां पे एल्काइलेशन जो करेगा तो ऑब्वियसली वो पैथोजेंस का ही करेगा। acts by alkylation, जो कि it means that removal of alkyl group from transfer of alkyl group from one place to another, from one group to another। क्लियर है? अल्काइल ग्रुप का एक भी आप लोग वो दे सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मीथेन है CH4 है, तो वो क्या है? वो अल्केन होगा। मीथेन का CH4 है तो CH3 हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा फिर? CH3 अगर हो गया उस देंगे, then what is the CH3 called? मिथाइल। मिथाइल तो अल्काइल ग्रुप ही है ना, मीथेन से मिथाइल हो गया, तो वही चीज है। समझ में आ गया? यस। तो फॉर्मल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम लोग जान लेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड्स क्या होते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड का पंजेंट स्मेल होता है, क्लियर? अंडरस्टैंड पंजेंट किसको बोलते हैं? बहुत बुरा सड़ा हुआ। हाँ, उसका जो ये होता है स्मेल होती है, वो बहुत अच्छी नहीं होती, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इट्स लाइक कि बहुत सॉफ्ट या बहुत एरोमेटिक टाइप की स्मेल नहीं होगी, बहुत पंजेंट स्मेल होगी जो कि आपको स्ट्रांगली जाके आपके नोज में वो इरिटेट करती है, ठीक है? दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है, जैसे मैंने उसके बारे में बताया था अल्कोहल के बारे में, कि दैट इट इज हाईली इरिटेटिंग। तो ये भी हाईली इरिटेटिंग होता है अगर हम लोग वहां पे जाते हैं, सपोज दैट कि अगर हमने फॉर्मेलिन किया है कहीं पे भी, फॉर्मेलिन लिक्विड फॉर्म में भी होता है, अगर हम लोग स्प्रे करते हैं किसी भी सरफेस पे, तो वहां पे आप खड़े होकर बहुत देर तक सांस नहीं ले पाइएगा, क्योंकि आपकी आंखों में और आपके वो पूरा जो नेजल पैसेज है जो भी होगा उससे पूरा इरिटेशन वो कॉज करता है। क्लियर? तो रेस्पिरेटरी म्यूकस होता है ना, क्योंकि वो सांस के थ्रू जैसे ही अंदर जाएगा और जितने जितने दूर पे वो अंदर तक जाएगा, रेस्पिरेटरी पूरा इस पे वो पूरा इरिटेशन कॉज करता है। तो हम लोग को बहुत ज्यादा आंख लहरेगी, या नहीं तो फिर हम लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए जब हम लोग फॉर्मेलिन करते हैं तो उसके 10-12 घंटे के बाद ही उस एरिया में जा पाते हैं। मोस्टली हम लोग तो ओटी में भी इस्तेमाल करते हैं, अभी तो मतलब वाइडली यूज करें। घर पे भी अगर आपको डिसइंफेक्ट करना होता है या कभी आप बाहर से आइएगा तो बहुत सारी चीजों पे लोग फॉर्मेलिन छीट देते हैं, या बाहर से भी अगर हम लोग कोई चीज खरीद के लेकर आ रहे हैं तो उस पर भी फॉर्मेलिन का स्प्रे कर देते हैं। तो स्प्रे करने के बाद आप देखिएगा कि बहुत देर तक आप वहाँ पे स्टैंड नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज वो हाईली इरिटेंट है, वो आइस पे भी इरिटेशन कॉज करता है एंड इट कॉजेज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऑल्सो।
क्लियर है? यस मैम। ओके। अब यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन भी है। इंस्ट्रूमेंट को भी हम लोग इस फॉर्मेलिन से क्या करते हैं कि जैसे लाइजोल के बारे में मैंने बताया था कि सॉल्वेंट्स होते हैं, उसमें हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग फ्लेम नहीं कर सकते, जैसे ड्राई इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, या फिर आपका जितना भी आपने उसका वो देखा है लैप्रोस्कोपिक का जितना भी वो होता है उसको हम लोग ना वेट कर सकते हैं ना उसको हीट कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो तार होता है, प्लास्टिक के तार होता है, अगर उसको हम लोग ये कर देंगे, जला देंगे तो वो फिर बचेगा नहीं, बचेगा ना ही उसको वेट ये कर सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग फॉर्मेलिन का टैबलेट डाल देते हैं ताकि वो स्टेरिलाइज रहे। तो जितना भी लैप्रोस्कोपिक का सामान होता है जो यूज होता है वो सबको डिसइंफेक्ट करने के लिए हम लोग फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं। और एक बार जब मान लीजिएगा ओटी में हम लोगों ने यूज कर लिया, हेलो, हाँ, जब एक बार ऑपरेशन पे हम लोग ने यूज कर लिया तो उसको दोबारा रीयूज नहीं कर सकते अंटिल एंड अनलेस जब तक कि हम लोग उसको 10 to 12 आवर्स फिर से फॉर्मेलिन टैबलेट्स में ना डाल दें। ठीक है? यस। क्लियर? अभी सुन रहे हैं आप लोग? यस मैम। आज मैं स्लो हूँ ना? क्लियर है ना? यस मैम। अच्छा, और भी स्लो पढ़, ठीक है। ओके, नवाब चंद्र कौसर हैज एंटर्ड द वेटिंग रूम। नाउ कम्स, क्या है अब हम लोग का फॉर्मल्डिहाइड से क्या क्या यूज है? एक और यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनबाल्मिंग। इनबाल्मिंग मतलब समझते हैं? EMBALMING, इनबाल्मिंग। इनबाल्मिंग देखा है फॉरेस्ट से डेड बॉडी को आते हुए? प्रिजर्वेशन करने को भी कहते हैं ना, देखा है कि क्या बोल रहे हैं? प्रिजर्वेशन किया जाता है। यस, प्रिजर्वेशन। तो वो जो डेड बॉडी में हम लोग प्रिजर्व करते हैं वो क्या करते हैं, पूरा उसमें फॉर्मल्डिहाइड ही डाल के उसको फिर कॉटन में भेजते हैं। यहाँ इंडिया आता है या कहीं से भी बाहर से जो डेड बॉडी आती है तो उसको प्रिजर्व कैसे किया जाता है? प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग द टिश्यूज। तो प्यूट्रिफैक्शन के प्रोसेस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इम्बाल्मिंग करते हैं। उसमें क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड्स होते हैं, वो हम लोग पूरे बॉडी पे रब कर देते हैं। जैसे अभी एडवाइजरी आई थी गवर्नमेंट की 2-3 महीना पहले कि जो आप लोग फिशेज होते हैं, मछली होती है, उसको यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये इट इज नॉट हेल्दी फॉर आवर हेल्थ। क्यों? प्रॉब्लम क्या होती है उसमें कि जो भी मछली जो होती है वो जो ट्रांसपोर्ट होती है तो उससे भी उसकी बॉडी पे भी फॉर्मल्डिहाइड्स लगाया जाता है ताकि वो प्रिजर्व रहे। वो ट्रांसफर मतलब मान लीजिए कहीं से भी अगर बाहर से फिशेज आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट करके आ रहे हैं तो वो खराब ना हो। ऑब्वियसली फॉर्मल्डिहाइड लगी हुई चीजें अगर हम खाते हैं तो वो हमारे टिश्यूज पे भी तो इफेक्ट करेगी। सो दैट इज द रीजन कि वो गवर्नमेंट की एडवाइजरी आई होगी, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो। क्लियर? तो मैंने बता दिया जितने भी फाइबर के या प्लास्टिक के सामान होते हैं जो कि विथ स्टैंड नहीं कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को स्टैंड नहीं करेंगे, तो वही सारी चीजों को हम लोग फॉर्मल्डिहाइड से ही स्टेराइज करेंगे। वेदर इट कैन बी इन अ गैस फॉर्म, इट कैन बी इन अ लिक्विड फॉर्म, और इट कैन बी इन अ सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में एज अ टैबलेट होगा, गैस फॉर्म में मैंने भी आपको बता दिया कि कैसे फ्यूमिगेशन करते हैं, और उसके बाद लिक्विड फॉर्म में भी हम लोग जहाँ पे जरूरत होगी वहां पे आप यूज कीजिए उसको। क्लियर? ओके। सो ग्लूटाल्डिहाइड, सेकंड फॉर्मल्डिहाइड के बाद आएगा ग्लूटाल्डिहाइड। ग्लूटाल्डिहाइड किसको बोलते हैं? एक ग्लूटाल्डिहाइड जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप किसको बोलते हैं? ग्रुप होगा उसको एल्डिहाइड हम लोग बोलते हैं। एल्डिहाइड हम लोग उसको कब बोलते हैं? किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी ग्रुप को हम लोग एल्डिहाइड कब बोलेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब तीनों रहे। ऑब्वियसली CHO लग जाएगा तो उसको एल्डिहाइड बोलेंगे। क्लियर? वो चीज है ना, कोई भी आर ग्रुप है, CH ग्रुप अगर किसी भी कंपाउंड में जाके लग जाएगा तो वो कंपाउंड फिर एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाएगा ना, कि नहीं होगा? ओके। तो ग्लूटाल्डिहाइड के बारे में हम लोग पढ़े जी। ओके, तो
So it is used as a 2% solution. ठीक है, ये बैक्टीरियल साइडल भी है. बैक्टीरियल साइडल मतलब इट हैज द कैपेसिटी टू किल बैक्टीरिया. उसके बाद ये स्पॉन्जिसाइडल भी है, स्पोरिसाइडल भी है. सॉरी, आई एम सेइंग स्पॉन्जिसाइडल. स्पोरिसाइडल मतलब समझ गए, has the capacity to kill spores also. kill spores. That's why it is known as sporicidals. And then fungicidal has the capacity and viricidal. तो ये चारों चीज है. ठीक है, ये बैक्टीरियासाइडल भी है, वो आपका स्पोरिसाइडल भी है, एंड फंजीसाइडल भी है, एंड वेरिसाइडल भी है. तो दिस मींस इट हैज द कैपेसिटी टू किल ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, एंड दिस इज लेस इरिटेंट देन फॉर्मल्डिहाइड. ये फॉर्मल्डिहाइड से लेस इरिटेंट होता है. और अगर आप फॉर्मल्डिहाइड से ग्लूटाल्डिहाइड को कंपेयर करेंगे तो ये देखा जाता है कि हैज अ ग्रेटर स्पोरिसाइडल एक्टिविटी. तो स्पोरिसाइडल एक्टिविटी पे ग्लूटाल्डिहाइड में ज्यादा की जाती है फॉर्मल्डिहाइड. क्लियर? क्या बताइए फिर से. मैंने बोला कि इट हैज हाई ग्रेटर स्पायरोसाइडल एक्टिविटी. समझिए, तो ग्रेटर जब बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली जब हम कंपेयर कर रहे हैं तभी तो हम ग्रेटर बोल रहे हैं ना. तो ग्रेटेस्ट नहीं बोलते. ग्रेटर अगर हम बोल रहे हैं तो किससे कंपेयर कर रहे हैं? एल्डिहाइड ग्रुप की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली से पहले हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मल्डिहाइड, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ग्लूटाल्डिहाइड. तो ये कंपेयर करेंगे अगर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड से, तो ग्लूटाल्डिहाइड का जो स्पोरिसाइडल एक्टिविटी है वो ज्यादा है. क्लियर? नाउ तो अब ये हम लोग पढ़ेंगे ग्लूटाल्डिहाइड का जो कहाँ पे यूजेस हो सकता है. तो इसका 2% ऑफ सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर लोकल एप्लीकेशन. लोकल एप्लीकेशन समझते हैं आप लोग? लोकल एप्लीकेशन किसको करते हैं? जहाँ पे लोकली हम लोग यूज कर रहे हैं उसी को लोकल एप्लीकेशन कहते हैं. सिस्टमेटिक एप्लीकेशन तो करेंगे नहीं. ऑब्वियसली से बात है कि हम लोग इसको लोकल ही अप्लाई करते हैं. जहाँ पे भी प्रॉब्लम है या जहाँ पे जख्म है या जहाँ पे दाना है या जो कुछ भी कोई भी इसकी ड्रेसिंग करनी है तो वहीं पे हम लोग यूज करते हैं इसको. कैसे हो रही है? समझ रहे हैं? यस मैम. अगर आप लोग क्लियर नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगी. इट्स लाइक कि अगर आप यू कैन आस्क विद मी. अगर क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा ना हाउ टू कम्युनिकेट. मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि आप लोगों को कितनी बातें समझ में आ रही हैं या कितनी बातें समझ में नहीं आ रही हैं. इसलिए मुझे बार बार रुक के पूछना पड़ता है कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है. लोकल एप्लीकेशन अब समझ गए आप लोग मैंने जो बोला अभी? What do you mean by local application? अगर हम बोल रहे हैं लोकल एप्लीकेशन तो उसका क्या मतलब? अभी आपने ड्रग्स पढ़ा था ना, ड्रग्स ऑफ रूट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था, तो उसमें लोकल एप्लीकेशन भी आपको यासिर सर ने पढ़ाया होगा या बताया होगा. यस मैम, लोकल रूट बताए थे. तो यहाँ पे मैं भी सेम वही लोकल एप्लीकेशन के बारे में बात कर रही हूँ. ऑब्वियसली सोचिए कि जब कोई भी चीज को हम लोगों को वॉश करना है, इरिगेट करना है या किसी भी ड्रेसिंग करनी है तभी ये यूज होगा. ये जब कहाँ पे कहीं पे जख्म होगा तभी तो हम लोग इसको यूज करेंगे ना. कोई हेल्दी टिश्यू पे तो यूज नहीं करना ना इसको. समझ रहे हैं? एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं इसको. आई कुड नॉट हियर यू. जिसने भी बोला उसकी वॉइस क्लियर नहीं थी अभी यहाँ पे. मैम इट मींस कि एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं, इंटरनली नहीं. या तो उसको हम लोग जब भी यूज करेंगे 2% सॉल्यूशन को लोकली यूज करते हैं और एक्सटर्नली ही यूज करते हैं. ठीक है, तो इट इज यूज इन इडियोपैथिक डिजीजेस. मतलब समझ में आता है आपको कि लोकल यूज करते हैं कि इडियोपैथिक डिजीजेस क्या होता है? इडियोपैथिक किसको बोलते हैं पता है? नहीं पता है. तो एनी डिजीज विच इज ऑफ नॉट ऑफ नोन ऑफ अनसर्टेन, जिसका ये होता है सर्टेन और अननोन ओरिजिन, जिसकी ओरिजिन हमको पता नहीं चल पाती है. जैसे मान लीजिए कि ऑब्वियसली यहाँ पे जख्म होगा या जहाँ से हम लोग पस निकाले, ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे जख्म है और यहाँ से मैंने पस निकाला, तो उसको हम लोग कल्चर में भेजते हैं. पस कल्चर का तो नाम जानते ही होंगे आप लोग, सुने होंगे कि पस कल्चर के लिए भेजे. तो पस कल्चर में क्या करते हैं? वहाँ पे पस की स्टडी करते हैं किसमें किस तरह के ये बैक्टीरिया में या जो भी, और वो किस मेडिसिन से किल हो सकते हैं.
इकोलाई का जैसे आपने देखा होगा, अगर कभी यूरिन टेस्ट के लिए यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी देते हैं हम लोग, तो उसमें इकोलाई का टेस्ट होता है। तो इकोलाई में भी हम लोग देखते हैं कि वो एक लिस्ट बना के देते हैं कि ये जो इकोलाई का जो ये है बैक्टीरिया है, वो किस किस मेडिसिन से वो हो सकता है रेजिस्टेंट है, और किस किस मेडिसिन से ये सेंसिटिव है। ने देखा है। तो इडियोपैथिक उसको बोलते हैं जहाँ पे ना ओरिजिन ही नहीं मिल पाती, आपको पता ही नहीं चल पाता है कि ओरिजिन क्या है, तो उसको हम लोग इडियोपैथिक बोलते हैं। तो दैट इज लोकल एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन इन इडियोपैथिक डिजीजेस। तो वैसे डिजीज जैसे मान लीजिए कोई जख्म है जिसको हम लोग जिसको हम लोग यूज नहीं कर, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि किस ओरिजिन का है। जैसे बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करके थक गए हैं कि ये भी काम नहीं कर रहा है, वो भी काम नहीं कर रहा है, वुंड सही से हील नहीं कर रहा है, वहाँ पे हीलिंग टिश्यूज नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग क्या यूज करेंगे फिर वहाँ पे? सो वी ट्राई टू यूज ग्लूटाल्डिहाइड। वहाँ पे हम लोग ग्लूटाल्डिहाइड यूज करके देखते हैं कि शायद माइट भी ये वर्क कर जाए। तो जिस भी डिजीज का ओरिजिन अगर हम लोग को नहीं मालूम है, दैट इज नोन एज एडियोपैथिक। क्लियर? So 2% of solution, मैं बार बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, 2% of solution is used for the idiopathic diseases, जहाँ पे हम लोग को नहीं पता है कि idiopathic origin का है, किस origin का वो ये है, जो भी है wound infected है वो किस origin का है, जब हमको नहीं पता चलता है तभी हम ये ग्लूटाल्डिहाइड यूज करते हैं। क्लियर? यस मैम। एंड सेकेंड थिंग इज दैट इसका सोल्यूशन हम लोग तब भी यूज करते हैं जब हाइपर हाइड्रोसिस होता है। हाइपर हाइड्रोसिस मतलब क्या होगा? हाइड्रोसिस मतलब क्या होता है? हाइपर मीन ज्यादा। किसी भी अगर ये टेक्निकल वर्ड्स जो बहुत सारे होते हैं ना, अगर आप उस पर एक दो बार ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसको खुद ही दो वर्ड्स को मिला के ही वो बनता है। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़े? लिसिस मतलब समझते हैं कि नहीं? लिसिस मतलब होता है किसी भी प्रोसेस का टूटना, उसको लिसिस बोलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा? ग्लाइको जो भी है ग्लाइकोजन का टूटना। वेरी गुड। फोटोसिंथेसिस है। तो सिंथेसिस में क्या मतलब होता है? सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन होता है। क्लियर है आप लोग? तो सही तो है। तो वही चीज है, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं हाइपर हाइड्रोसिस। हाइपर मींस ज्यादा, हाइड्रोसिस मींस वाटर। ठीक है, जब ज्यादा स्वेटिंग होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग कैन कॉज अब ये फ्रॉम द कहाँ से? फीट एंड पाम्स और फीट से जब एक्सेसिव स्वेटिंग होती है विदाउट एनी अंडरलाइंग डिजीज, कोई भी जब आपको डिजीज नहीं उसके बाद भी एक्सेसिव स्वेटिंग होती है फ्रॉम फीट एंड पाम, तो उसी को फ्रॉम फीट एंड पाम उसी को हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं। क्लियर? HYPER hyper, HIDROSIS hyper hydrosis। नेक्स्ट क्लास कितने बजे है आपकी? 10:45। टुमारो विल कम ऑन द टॉपिक ऑफ सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स क्या होता है? ये लंबा टॉपिक है, मैं कल आपको बता दूंगी। आई थिंक सो कि 2-3 टॉपिक में आपका डिसइंफेक्टेंट कंप्लीट होना चाहिए। फिर या आई विल आस्क यासिर भाई टू कंप्लीट योर नेक्स्ट। ये बहुत छोटा सिलेबस है आप लोगों का, तो वो जल्दी कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अब तक जो मैंने पढ़ा है वो सब क्लियर है आप लोगों को? मैम ये जो बताया आपने फ्यूमिगेशन और फिर स्टेरिलाइजेशन, जो जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का, तो फ्यूमिगेशन जो होगा वो मतलब गैस से होगा और स्टेरिलाइजेशन होगा वो वाटर मिक्स होगा। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है ना, वो कंप्लीट प्रोसेस होता है। जहाँ पे डिसइंफेक्टेंट हमारा काम नहीं करता है वहां पे हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं। स्टेरिलाइजेशन मतलब होता है कि वो हाईली उसको हम लोग जो इनफैक्ट जो एरिया होता है जिस चीज को हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं या जो भी चीज को, तो वहां पे हम लोग ये भी होता है कि वहां पे स्पोर्स तक को किल कर देते हैं। जर्मिसाइड्स में इतना कभी कभी किसी जर्मिसाइड में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो स्पोर्स भी किल करके, फिर हम लोग स्टेरिलाइजेशन के थ्रू ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है। यस मैम। तो स्टेरिलाइजेशन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द टाइप ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोबियल तो भी माइक्रोबियल लाइफ होगी, उसका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन को हम लोग स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। जो कि कभी कभी डिसइंफेक्टेंट्स नहीं करते, जैसे साबुन डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है,
हम साबुन लगा के सारे स्पोर्ट्स को तो नहीं मार सकते हैं, तो सारी चीजों की अपनी एक लिमिटेशन होती है, फिर हम लोगों को स्टेलाइज करना होता है। ये आपने देखा होगा, अभी हम लोग बोल रहे हैं हैंड सैनिटाइज करने के लिए, उसमें अल्कोहल होता है, इस वजह से वो बोलते हैं ना कि आप 20 सेकंड्स के लिए अपने हैंड सैनिटाइज कीजिए, यानी जो भी है हम लोग सर्जरी से पहले भी अगर जाते हैं तो वॉश करते हैं पहले हैंड को बहुत अच्छी तरीके से, पहले वॉश 5 to 10 मिनट्स तक हम लोग पहले उसको वॉश करते हैं, अपने हाथों को क्लीन करते हैं, उसके बाद उसमें स्प्रिट लेते हैं, तब जाके फिर ग्लव्स पहनते हैं। ग्लव्स जो पहनते हैं वो भी स्टेलाइज ग्लव्स होता है। स्टेलाइज कैसे करते हैं, यानी तुम लोग उसको ऑटोक्लेव करते हैं, यानी तो स्टेलाइज ग्लव्स आपका पैक है वो उसको जब तुम यूज नहीं करते, अभी भी देखा ही होगा किसी को ग्लव्स पहनते हुए तो पैकेट आता है ना, तो खोल कर डायरेक्टली पहन लेते हैं और फिर उसको डिस्पोज कर देते हैं। जी, हाँ तो उसके ठीक अंदर है। कुछ पाउडर सा रहता है मैम, क्या बोला? उसके अंदर ग्लव्स के अंदर कुछ पाउडर सा रहता है, बिल्कुल पाउडर टाइप का व्हाइट कलर का। तो व्हाइट कलर का पाउडर वो इसलिए होता है ताकि रबर आपस में चिपके नहीं, जब हम उसको गर्म करें, ड्राई हीट करें, तो ड्राई हीट अगर सूखे से कीजिएगा तो क्या होगा कि पूरा रबर आपस में वो मेल्ट कर जाएगा ना, फिर तो इसलिए वो रबर जो है वो आपस में वो ये नहीं हो जाए, मेल्ट नहीं कर जाए या चिपके नहीं, इस वजह से वो ये दिया जाता है। वो पाउडर स्टेरिलाइजेशन पाउडर नहीं होता। गेट इट क्लियर? यस मैम। ओके। 3 तरह का मैंने कल बताया था आपको कि ये होता है। अब नाउ आंसर माय क्वेश्चंस। जब मैंने कल आपसे पूछा था तो आपने ये कि वो 3 लेवल के डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, वो कौन-कौन सा लेवल होता है? हाई लेवल, इंटरमीडिएट और लो। और इंटरमीडिएट और लो लेवल। ओके, हाई लेवल और सब बाकी लोग भी पढ़ते हैं ना, क्लासेस तो की होगी ना, कल ही मैंने बताया था। आवाज मुझे सिर्फ एक ही की आती है, पढ़ाती हूँ मैं। जब पार्टिसिपेंट्स होते हैं कितने होते हैं? लेट मी सी, पार्टिसिपेंट्स होते हैं 30, आवाज आती है सिर्फ एक की। तो हाई लेवल अगर, हाँ ठीक है, हाई लेवल जर्मिसाइड में क्या होता है? ऑल द वेजिटेटिव ऑर्गेनिज्म समझते हैं ना आप लोग? जितना भी वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वेजिटेटिव मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव किसको बोलेंगे? ये तो आप लोग की रीजनल क्लासेस चल रही है। मैंने कल बताया था कि हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट में क्या होता है, वो किस लिए यूज किया जाता है। तो वेजिटेटिव ऑर्गेनिज्म को ये किल करते हैं, ठीक है। लिपिड एंड नॉन लिपिड वायरसेस को किल करते हैं। लिपिड एंड नॉन लिपिड वायरस किसको बोलेंगे? वेजिटेटिव मीन्स टू ग्रो, ये नहीं पता, टू मल्टीप्लाई एंड टू ग्रो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में सुना होगा ना आपने, अगर किसी रोज प्लांट को देखिएगा, कट करके लगा दीजिए तो वहां पे रोज प्लांट हो जाता है, तो दैट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो उसी को बोलते हैं वेजिटेटिव मीन्स टू ग्रो। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करें, जो रिप्रोड्यूस करें अपने आप को, उसके रोकथाम में हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स काम करते हैं। तो हाई लेवल में क्या होता है? इट किल्स ऑल द टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिपिड एंड नॉन लिपिड वायरसेस। लिपिड एंड नॉन लिपिड वायरसेस के बारे में क्लियर है आप लोगों को? किसको बोलते हैं लिपिड एंड नॉन लिपिड वायरस? किसको बोलते हैं? अगर कोई आदमी लिपिड वर्ड बोल रहा है तो उससे माइंड में आपको इंस्टेंटली क्या आता है? फैट के। लिपिड से मतलब फैट होता है, ठीक है। तो वैसे वायरसेस जिसकी फैट की कवरिंग हो और वैसे वायरसेस जिसकी फैट की कवरिंग नहीं हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? लिपिड एंड नॉन लिपिड, ठीक है। अभी जो कोरोना का जो ये चल रहा है आपका कोविड-19 में, क्यों बोलते हैं हम लोग बार बार हाथ धोने के लिए? क्योंकि उससे वायरस को जो पाया गया, जो उसमें स्टडी की गई है, उसमें ये पाया गया है कि वो दैट इज लिपिड, ये ठीक है, वो लिपिड ओरिजिन का, उसका कवरिंग जो है वो लिपिड है। इस वजह से जैसे ही हम लोग उसमें साबुन लगाते हैं और जब झाग बनता है, साबुन लगाने के ऑब्वियसली झाग बनता है कि नहीं बनता? वो तो देखा है ना आप लोग, वो तो यूज भी करते हैं ना साबुन। यस मैम। झाग बनता है कि नहीं बनता है? जी मैम। हाथ धोते हैं तो बनता है ना? जी बनता है। वो तो है ना, वो तो समझ में आ रहा है ना, कि वो भी नहीं समझ में आ रहा है। आ रहा है। यस मैम, समझ रहे हैं। अच्छा, वो समझ रहे ना कि झाग बनता है।
तो ठीक है, तो वही जो फोम बनता है ना, वो क्यों बनता है, वही सर्फेक्टेंट्स हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो वही चीज है कि उस टाइम क्या होता है कि जैसे ही झाग बनता है तो वायरसेस वहां पे वो क्या करता है कि वो जो ये जो लेयर होता है, लिपिड का लेयर होता है, उसको ब्रेक करता है। समझ रहे हैं? यस मैम। जी क्लियर? मैम। ठीक है, तो लिपिड एंड नॉन लिपिड हो गया, वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, फंगल एंड बैक्टीरियल हो गया। इंटरमीडिएट लेवल क्या करता है? ये ओनली इट किल्स माइक्रोबैक्टीरिया एंड मोस्ट वायरसेस। बहुत सारे वायरसेस को नहीं मारता है, मोस्ट, वी आर यूजिंग द वर्ड ओवर हियर मोस्ट। तो इस चीज को रखिए कि वी आर नॉट यूजिंग ऑल। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन में हम लोग ऑल यूज कर रहे थे या कंप्लीट यूज कर रहे थे। अभी इंटरमीडिएट इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इट किल्स मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया एंड मोस्ट ऑफ द वायरसेस। और लो में क्या होगा? लो में ऑब्वियसली फिर मैं ही बताऊं, मैं पूछ रही थी, मैं पूछते पूछते फिर बताने ही लग जाती हूँ। इट वॉज अ रिविजनल क्लासेस आई थिंक। मैंने सोचा था कि 5 to 10 मिनट्स आप यानी तो आप मुझसे पूछ लीजिए क्वेश्चन, या मैं आपसे पूछ लूं, दो में से कोई एक तो क्वेश्चन आंसर सेशन तो होगा ही ना। लेवल में ऑब्वियसली ये होगा कि जब इसमें हाई भी लेवल में वेजिटेटिव ऑर्गेनिज्म खत्म हो, ये हम लोग किल कर दे रहे हैं, और इंटरमीडिएट में सम ऑफ द बैक्टीरिया किल हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? कुछ अमाउंट होगा, थोड़ा ही सा होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो इट किल्स सम वायरसेस एंड बैक्टीरिया। क्लियर? बात क्लियर जा रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके, मैं तो रिक्वेस्ट की आज आप लोग अपना वो नहीं ग्रुप तो ग्रुप ही रहने दीजिएगा, उसमें वो चीज हो जाती है, मुझे लगता है कि वो पार्लियामेंट बन जाता है कभी कभी, या फिर कोर्ट केस बन जाता है। ये क्लास देखनी है? ओके, मैं दिखा रही हूँ, देख लो। ठीक है, नो शैल आई साइन ऑफ? यस मैम। ओके, किसी चीज में कोई कंफ्यूजन? नो मैम। कंफ्यूजन है आप लोग को? नो मैम। क्लियर हो गया ना? यस मैम। ओके, नाउ कल हम लोग पढ़ेंगे डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में। उसके भी 3-4 टाइप्स होते हैं।